पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची थी और उसके मजीद आधे घंटे बाद 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी पहुंच गईं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल रवाना कर दिया गया। पहले पुलिस की सिर्फ एक मोबाइल आई थी। उस पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने हेडक्वार्टर को इत्तला देकर मजीद पुलिस मंगवा ली। कल्पना को सामने की कोठी में रहने वाली औरतें अपने साथ ले गईं और मैं पुलिस के साथ टार्चों की रोशनी में वडेरे के मुलाजिम आचर और चौथे गनमैन को तलाश करने लगा। रात की तारीकी रुखसत हो रही थी और दिन का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। दिन के उजाले में तलाश का काम आसान हो गया। दोनों की लाशें मलबे के नीचे दबी हुई थी। उन्हें भी एक एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया। मलगजा उजाला अब दिन की तेज रोशनी में बदल रहा था। गली में बीसियों लोग जमा हो चुके थे। पुलिस वालों को जब ये पता चला कि ये हमला एक मारूफ कश्मीरी मुजाहिद और उसकी साथी को हलाक करने के लिए किया गया था, तो उन्होंने फौरन ही अपने अफसरान आला को इत्तला दे दी और दिन की रोशनी फैलने तक पुलिस के बाज़ आला अफसरान भी पहुंच गए और अखबारात के फोटोग्राफरों और रिपोर्टरों ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। पुलिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर ने फौरन ही प्रेस को ये बयान दे दिया कि ये भारतीय इंटेलिजेंस रा के एजेंटों की कार्रवाई है जिन्होंने एक कश्मीरी मुजाहिद को हलाक करने की कोशिश की थी। इस कश्मीरी मुजाहिद के बारे में टीवी पर भी बहुत कुछ आ चुका है और अखबारात में भी बहुत कुछ छप चुका है। एक अखबारी रिपोर्टर ने पुलिस ऑफिसर को मुतवज्जे करते हुए कहा, पुलिस को मालूम था कि वो मुजाहिद कश्मीर में और फिर राजस्थान में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाकर यहाँ आया था। ये भारतीय इंटेलिजेंस के लिए मोस्ट वांटेड आदमी है। यहाँ भी रा के तरबियत याफ्ता एजेंट मौजूद हैं और इसे यहाँ भी खतरा था और पुलिस भी इस खतरे से आगाह थी। इसके बावजूद सरकारी तौर पर इस मुजाहिद की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हमसे इसके लिए कोई दरखास्त नहीं की गई थी। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमलावरों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं खामोश खड़ा पुलिस और प्रेस रिपोर्टरों की बहस सुनता रहा। फोटोग्राफरों ने मेरी तस्वीरें भी खींची थी। पुलिस ने तबाहशुदा कोठी को घेरे में ले रखा था। निस्फ दर्जन कांस्टेबल उस कोठी पर भी तैनात कर दिए गए थे जहां कल्पना मौजूद थी और फिर मैं एक पुलिस पार्टी के साथ अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल में अजीब समा था। अफरा तफरी मची हुई थी। वडेरा नवाजिश अली का दोस्त मकबूल मोहम्मद और 2 गनमैन हलाक हो चुके थे। दूसरा गनमैन मामूली जख्मी हुआ था जिसे मरहम पट्टी के बाद फारिग कर दिया गया था। रईस गौस बख्श का एक बाजू और कई पसलियां टूट गई थी। वडेरा नवाजिश अली की भी टांगों की हड्डियां टूट चुकी थी। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर में थे। मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने दिया गया। वडेरा नवाजिश अली की गली में रहने वाले चंद लोग भी अपनी गाड़ियों पर अस्पताल पहुंच चुके थे। वडेरे के उनसे अच्छे ताल्लुकात थे और वो लोग उसकी हमदर्दी और मोहब्बत में चले गए थे। पुलिस की बारी नफरी भी अस्पताल में मौजूद थी। चंद मुसल्ला पुलिस वालों ने मुझे घेर रखा था। पहले मैं बेंच पर बैठा रहा, फिर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं वो पूरा दिन अस्पताल में ही रहा। इस दौरान 2-3 मरतबा वडेरा नवाजिश अली के पड़ोसी को फोन करके कल्पना के बारे में भी दरियाफ्त कर लिया था। अगरचे उसकी हिफाजत के लिए निस्फ दर्जन पुलिस वाले उस कोठी पर तैनात थे। उनके अलावा भी पुलिस की बारी नफरी ने वडेरे की तबाहशुदा कोठी को घेरे में ले रखा था, लेकिन कल्पना खौफजदा थी। दोपहर के 11 बजे के करीब बाज इवनिंग पेपर्स मार्केट में आ गए थे। हर अखबार की हेडलाइन एक ही थी, कश्मीरी मुजाहिद की कोठी पर हमला, 4 अफराद हलाक। तफसीलात तो वही थी जो आप जान चुके हैं, लेकिन अखबारात ने खौफनाक हद तक सनसनी फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। वडेरा नवाजिश अली और रईस गौस बख्श को प्राइवेट रूम्स में मुंतकिल किया जा चुका था। उन दोनों के जिस्म प्लास्टर और पट्टियों से जकड़े हुए थे। मुझे थोड़ी ही देर उनके पास रहने दिया गया। वडेरे के कई रिश्तेदार भी अस्पताल में मौजूद थे। मुझे अस्पताल से जाने के लिए कहा गया तो वडेरे का एक करीबी अजीज रईस सुल्तान भी मेरे साथ था। वो अक्सर कोठी पर आता रहा था और मुझसे खासा बेतकल्लफ भी था। हम कार पर अस्पताल से रवाना हुए तो मेरी हिफाजत के लिए पुलिस की एक मोबाइल भी हमारे साथ थी। कोठी का बालाई हिस्सा अगरचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के कुछ हिस्से रिहाइश के काबिल थे, लेकिन वहाँ ना तो बिजली थी और ना ही गैस। हिफाजती नुक्ता नजर के तहत मेन लाइन से उनके कनेक्शन काट दिए गए थे। मेरे लिए वाकई परेशानी की बात थी कि कहाँ जाऊँ। कल्पना भी खासी परेशान थी। ऐसे मौका पर रईस सुल्तान ही हमारी मदद को आगे आया था। उसने हमें अपने साथ चलने की पेशकश की तो मैं इनकार नहीं कर सका। रईस सुल्तान का बंगला गुलशन इकबाल के ब्लॉक नंबर 2 में था। 240 गज का ये बंगला भी 2 मंजिला था। निचली मंजिल का एक कमरा हमारे लिए खाली कर दिया गया। निस्फ दर्जन पुलिस वाले भी हमारी हिफाजत के लिए बंगले पर तैनात हो चुके थे। उस रात मैं और कल्पना देर तक जागते रहे और इस सूरत हाल पर गौर करते रहे। इसमें शुबा नहीं था कि कोठी पर राकेटों से हमला भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा के एजेंटों ही ने किया था।
पिछले चंद रोज सुकून से गुजरे थे तो मैं राह को भूल गया था, लेकिन राह वाले मुझे नहीं भूले थे। पाकिस्तान में भी उनका मजबूत नेटवर्क कायम था और कराची में तो वो बहुत अरसे से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मजमूम सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए मौका की तलाश में थे और बिल आखिर उन्हें मौका मिल गया था। कोठी के गेट पर तैनात गनमैन के कहने के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब कोठी से तकरीबन 50 गज दूर सड़क पर एक कार आकर रुकी थी। कोठी पर उसी कार से रॉकेट बरसाए गए थे। गनमैन ने गेट पर मौजूद अपने दूसरे साथी की हमरा पोजीशन संभाल कर उस कार पर फायरिंग भी की थी, लेकिन वो कार पिस्तौलों की रेंज से दूर थी और वो दहशतगर्द कोठी पर यके बाद दीगरे 5 रॉकेट बरसाने के बाद कार में फरार हो गए थे। इस खौफनाक हमले में मैं तो बच गया था, लेकिन 4 बेगुनाह मारे गए थे और हमें पनाह देने वाला वडेरा नवाजिश अली शदीद जख्मी हुआ था और मेरा ख्याल था कि शायद वो अब कभी भी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये जो कुछ भी हुआ था बहुत अफसोसनाक था और मुझे इस पर बहुत दुख था कि मेरी वजह से 4 बेगुनाह इंसान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे और वडेरा नवाजिश अली जैसा मुखलिस और इंसान दोस्त शख्स न सिर्फ जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया था बल्कि उसकी कोठी भी तबाह हो गई थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस और दुख इस बात का था कि कराची में कश्मीरियों की कई तंजीमें थीं। हर तहरीक जहाद की दावेदार थी, लेकिन किसी कश्मीरी लीडर ने इस खौफनाक वाक़े के बाद मुझसे राब्ता नहीं किया था। कराची में इन तंजीमों के बारे में शुरू में मेरा जो तज्जिया था वो दुरुस्त साबित हुआ था। इन तंजीमों के लीडरों में आपस में ही इतने शदीद इख्तलाफात थे कि वो कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे, कभी एक मरकज पर जमा नहीं हो सकते थे। इनमें कभी इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सकता था। कश्मीर में जिहाद के हवाले से चंदे जमा करने के मामले में तो ये लोग बड़े फाल थे, लेकिन अमली तौर पर ये कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ कश्मीरी अवाम और कश्मीरी मुजाहिदीन की हमदर्दी में जो कुछ भी किया जा रहा था वो मकामी बाशिंदों की तरफ से हो रहा था। इसी हवाले से मैं ये बात कहने में हक बजानिब था कि कश्मीर की आज़ादी की जंग कश्मीरी नहीं पाकिस्तानी लड़ रहे थे। मैं एक बार फिर महदूद होकर रह गया था। मकामी इंतजामिया की तरफ से मेरी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। तहम मेरी हिफाजत के लिए निस्फ दर्जन मुसल्लह पुलिस वाले 24 घंटे बंगले के सामने मौजूद रहते थे। कल्पना भी मेरे साथ कैद होकर रह गई थी। घर की खवातीन ने कई मरतबा बुर्का पहनाकर उसे अपने साथ ले जाना चाहा था, लेकिन उसने हर मरतबा इनकार कर दिया। उन दहशतगर्दों का अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सकता था जिन्होंने वडेरा नवाजिश अली की कोठी पर रॉकेट बरसाए थे। बाज मुश्तबा लोग हिरासत में लिए गए थे, लेकिन पुलिस उनसे कुछ मालूम नहीं कर सकी थी। वडेरा की कोठी पर हमला करने वाले रा के एजेंट तरबियत याफ्ता थे। मुझसे ज्यादा उन्हें कौन जानता था। ये हमला बड़ी प्लानिंग से किया गया था। यकीनन तमाम इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए होंगे। हमले के बाद वो लोग अपने किसी न किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच गए थे और उनका सुराग लगाना अब आसान नहीं था। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं वडेरा नवाजिश अली को देखने के लिए अस्पताल भी नहीं जा सका था। मैं बिल्कुल बेबस होकर रह गया था। उस रात 10 बजे के करीब एक गाड़ी कोठी के सामने आकर रुकी। उसके चंद मिनट बाद रईस सुल्तान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं बेड के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था और कल्पना बेड पर लेटी हुई थी। उसे 2 दिन से हल्का सा बुखार हो रहा था। 2 आदमी तुमसे मिलने के लिए आए हैं साईं शमरोज, रईस सुल्तान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है। कौन है वो लोग? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम ड्राइंग रूम में आ जाओ, वो लोग वहाँ बैठे हैं, सुल्तान कहते हुए वापस चला गया। मैं कुछ देर अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। वहाँ सोफों पर रईस सुल्तान के अलावा 3 आदमी और थे। एक आला पुलिस ऑफिसर था, दूसरा दरमियाने कद का आदमी जिसके चेहरे पर छोटी नोकदार दाढ़ी बड़ी बली लग रही थी, और तीसरे आदमी की सूरत देखकर मैं उछल पड़ा। वो गाजी अब्दुल हक था। कई मरतबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौजियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों में हमारे साथ हिस्सा ले चुका था। हम कई महाजों पर शाना बशाना लड़े थे। अब्दुल हक कई मरतबा जख्मी हुआ था। एक मरतबा उसने अकेले ही भारतीय फौजियों की एक चौकी तबाह कर दी थी। इस कार्रवाई में वो खुद भी शदीद जख्मी हुआ था और कम से कम 3 महीने श्रीनगर से 30 मील दूर एक पहाड़ी गार में जेर इलाज रहा था। उसकी इस कार्रवाई पर ही उसे गाजी का खिताब दिया गया था। गाजी अब्दुल हक मुझे देखकर सोफे से उठ गया। हमने बड़े पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से मानका किया। पुलिस ऑफिसर ने भी मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बरकतुल्लाह नाम के दूसरे आदमी ने भी मुझसे मानका किया था। इस मुलाकात के तकरीबन आधे घंटे बाद हम रईस सुल्तान के बंगले से रुखसत हो रहे थे। बंगले के सामने नीले रंग की पजेरो खड़ी थी जिसके शीशे स्याह रंग के थे। करीब ही ड्राइवर के साथ सादा लिबास में एक और आदमी भी खड़ा था जिसने ऑटोमेटिक राइफल उठा रखी थी। वो बड़ा चाको चौबंद नजर आ रहा था। हमें देखते ही उसने पजेरो का दरवाजा खोल दिया। पजेरो की सीट पर हम इस तरह बैठे कि मैं और कल्पना दरमियान की सीट पर थे।
غازی عبدالحق اور اس کا ساتھی برکت علی پچھلی سیٹ پر، گن مین ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈیوٹی پر متعین پولیس والے بھی اپنی موبائل میں بیٹھ گئے۔ پیچھے کچھ دور ایک جیپ کھڑی تھی۔ پولیس آفیسر ہم سے ہاتھ ملانے کے بعد جیپ کی طرف چلا گیا تھا۔ پجیرو حرکت میں آ گئی۔ گلی کے موڑ پر ایک پک اپ بھی کھڑی تھی جس کے پچھلے حصے پر فرش پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ ہماری پجیرو گلی سے نکلی تو وہ پک اپ بھی ہمارے پیچھے لگ گئی۔ آگے ہماری گاڑی تھی، اس کے پیچھے پولیس کی موبائل اور آخر میں وہ پک اپ۔ مین روڈ پر آ کر گلچن چرنگی سے پولیس موبائل بائیں طرف مڑ گئی اور پک اپ ہمارے پیچھے لگی رہی۔ نیپا چرنگی سے پجیرو یونیورسٹی روڈ پر بائیں طرف مڑ گئی۔ وہ پک اپ بھی ہمارے پیچھے ہی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو غازی عبدالحق نے بتایا کہ اس پک اپ میں اپنے ہی آدمی ہیں۔ ہماری گاڑی یونیورسٹی سے بہت آگے نکل کر دائیں طرف ایک سڑک پر مڑ گئی۔ اس علاقے میں ابھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا۔ کئی رہائشی پروجیکٹ زیر تعمیر تھے۔ اس سڑک پر نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پجیرو بائیں طرف ایک اور سڑک پر مڑ گئی۔ اس مرتبہ فاصلہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ پجیرو ایک بہت بڑے آہنی پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ پھاٹک کھلا اور پجیرو کے پیچھے وہ پک اپ بھی اندر آ گئی۔ یہ بہت وسیع اور عریض احاطہ تھا۔ کئی ایکڑ رقبہ اونچی 4 دیواری میں گرا ہوا تھا۔ اندر کی طرف 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ناریل کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ احاطے کے اندر بھی جگہ جگہ ناریل کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ بہت بڑے حصے میں سرسبز اور دبیز گھاس لگی ہوئی تھی۔ احاطے کے ایک طرف حجرہ نما کئی کمرے تھے جبکہ دوسری طرف ایک بنگلہ نما خوبصورت عمارت تھی۔ پجیرو اس بنگلے کے سامنے رک گئی جبکہ پک اپ دوسری طرف کمروں کے سامنے ایک جگہ رکی تھی۔ ہم پجیرو سے نیچے اترے تو 3 آدمی برآمدے میں نمودار ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ یہ انکشاف میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ یہ دینی مدرسہ تھا۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ جہاد کی تبلیغ بھی ہوتی تھی۔ یہاں تقریباً 50 طالب علم ان حجروں میں اقامت پذیر تھے جبکہ دن کے وقت شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں طلبہ یہاں آتے تھے۔ مولوی برکت اللہ اس مدرسے کا محتمم تھا۔ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی احاطے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی رہائش گاہ اسی بنگلہ نما عمارت کے پچھلی طرف ایک احاطے کی عقبی 4 دیواری کے قریب ایک کشادہ مکان میں تھی۔ 5-6 فٹ اونچی ایک دیوار اٹھا کر اس کا صحن بالکل الگ کر دیا گیا تھا۔ کلپنا کو فوراً ہی اس مکان میں خواتین کے پاس بھیج دیا گیا اور ہم بنگلے کے ایک وسیع کمرے میں آ گئے جہاں فرش پر سینتھیٹک قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے سامنے چائے کی پیالیاں رکھ دی گئیں اور گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غازی عبدالحق کے کہنے کے مطابق انہیں کراچی میری آمد کا اسی روز پتہ چل گیا تھا جب میں ہندوستان کی سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور اس سے اگلے روز وڈیرہ نوازش علی کے ساتھ کراچی پہنچا تھا۔ مولوی برکت علی نے اسی رات کشمیر میں میرے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن ہماری پارٹی کی ہائی کمان نے اسے روک دیا تھا اور مجھ سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے 2 دن بعد ٹی وی پر میرا انٹرویو نشر ہوا۔ غازی عبدالحق کے کہنے کے مطابق ہماری پارٹی کی کمان اس وقت کمانڈر گلریز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گرچہ بہت جوشیلا نوجوان تھا لیکن بڑی سمجھداری سے کام لے رہا تھا۔ اس نے بھارتی فوج کو کشمیر میں کئی محاذوں پر لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ وہ چھلاوے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ایک رات سری نگر میں کوئی چھاپا مار کارروائی کرتا تو صبح باندی پورہ میں اس کی موجودگی کی اطلاع ملتی۔ میری عدم موجودگی میں کشمیر میں آزادی کی تحریک میں بڑے نشیب و فراز آئے تھے۔ ہمارے کئی پرانے مجاہدین اپنی سرزمین کی حرمت پر قربان ہو چکے تھے۔ لاتعداد نئے پرجوش اور ولولہ انگیز نوجوان تحریک میں شامل ہو کر بھارتی فوجیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ غازی عبدالحق کے کہنے کے مطابق کشمیر میں مجاہدین کی 3-4 تنظیمیں مل کر ایک بڑی کارروائی کا منصوبہ بنا رہی تھی اور اس لیے انہیں چند ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی جو وادی سے باہر رہ کر اس منصوبے پر کام کر سکیں۔ اس سلسلے میں میرا نام بھی ان کے سامنے تھا لیکن وہ لوگ ابھی اس منصوبے کو حتمی شکل نہیں دے پائے تھے کہ انہیں وڈیرہ نوازش علی کی کوٹھی پر راکٹوں سے حملے کی اطلاع ملی۔ میں اس حملے میں بچ گیا تھا اور پولیس کی ایک پارٹی میری حفاظت پر مامور کر دی گئی تھی لیکن مولوی برکت اللہ نے بھی اپنے آدمیوں کے ذریعے خفیہ طور پر میری نگرانی شروع کرا دی تھی۔ ادھر سری نگر میں ہماری ہائی کمان نے بھی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کی ضرورت تھی۔ روس کے شکنجے سے آزاد ہونے والی وسطی ایشیائی اسلامی ریاستوں میں اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ان ریاستوں کو اپنی اقتصادی اور مالی حالت کو سہار دینے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی اور بعض ریاستیں یہ اسلحہ فروخت کر کے مختلف ممالک سے سرمایہ اور ضرورت کی چیزیں حاصل کر رہی تھی۔ ہماری ہائی کمان نے بھی ایسی ہی ایک وسط ایشیائی ریاست سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بندوبست کر لیا تھا اور اس گولہ بارود کو کشمیر تک پہنچانے کے لیے کم از کم 2 ایسے آدمیوں کی ضرورت تھی جو وادی کے چپے چپے سے واقف ہوں اور ہائی جہاز میں اس علاقے کی نشاندہی کر سکیں
जहां असलिया गिराया जाना था। इस मकसद के लिए मेरा और तरमीज नामी एक नौजवान का इंतखाब किया गया था। तरमीज उन दिनों बारामूला में था। उसे इत्तला भिजवा दी गई थी कि वो आज़ाद कश्मीर की तरफ से होता हुआ कराची पहुंच जाए। गाजी अब्दुल हक मुझसे राब्ते के लिए खुद कराची आ गया था और उसने मुझसे राब्ता करने में देर नहीं लगाई थी और इस वक्त वो मेरे सामने बैठा इस मंसूबे की तफसीलात बयान कर रहा था। मंसूबा बड़ा खौफनाक था। गाजी अब्दुल हक की इत्तला के मुताबिक भारत कारगिल की तरफ से पाकिस्तानी इलाके में वाक़े चंद ऐसी पहाड़ी चोटियों पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था जो दिफाई एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल थी। उन चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान को उस तरफ से मफलूज किया जा सकता था। पाकिस्तान भी भारत के इस मंसूबे से बेखबर नहीं था। उसने भी कारगिल के दूसरी तरफ अपने इलाके में दिफाई तैयारियां शुरू कर दी थी। श्रीनगर से कारगिल पहुंचने का वाहिद रास्ता वो हाईवे था जो दर्रा जोजिला, द्रास और लद्दाख से होता हुआ कारगिल तक पहुंचता था। हमारे मुजाहिदीन का मंसूबा ये था कि भारत जैसे ही कारगिल की तरफ अपनी कार्रवाई शुरू करे, उस हाईवे को ब्लॉक करके उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए और इससे पहले मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद लद्दाख से आगे पहुंचा दी जाए ताकि भारतीय फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात पैदा की जा सकें। हाई कमान ने मंसूबे की मंजूरी दे दी थी। असलिया लाने के लिए एक छोटे तैयारे का भी बंदोबस्त हो चुका था जिसका पायलट एक अतालवी था। उसका ताल्लुक इटली के एक ऐसे ग्रोह से था जो दुनिया भर के छोटे ममालिक को उनकी जरूरत के मुताबिक असलिया और गोला बारूद सप्लाई करता था। हमारी तंजीम के लिए भी असलिया का बंदोबस्त उसी ग्रोह ने किया था। मंसूबा अगरचे बड़ा खौफनाक था। उसकी कामयाबी से भारत की कमर टूट सकती थी। उसके फौजी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन के घेरे में आ जाते तो मुजाहिदीन भारतीय हुक्मरानों से अपनी बात मनवा सकते थे और भारत को यकीनन उनके सामने घुटने टेकने पड़ते। हम रात को देर तक बैठे इस मंसूबे के हवाले से बातें करते रहे। मुझे कल्पना की भी परेशानी थी। मैंने जब गाजी अब्दुल हक से उसका जिक्र किया तो वो मुस्कुराते हुए बोले, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो यहीं रहेगी मौलवी बरकतुल्लाह की फैमिली के साथ। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, सोना मार के करीब मुकर्रम मकाम पर असलिया गिराने के बाद तुम्हारा जहाज वापस चला जाएगा और उसके बाद तुम कराची वापस आ जाओगे। इसके बाद सूरत हाल बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी होगी। तुम अगर चाहो तो यहाँ रहकर भी तहरीक के लिए खिदमात अंजाम दे सकोगे। अगले रोज मैंने कल्पना से इस मंसूबे का जिक्र किया तो वो परेशान हो गई। क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मजबूरी है, मैंने कहा। तुम जानती हो मैंने अपनी जिंदगी अपने वतन की आज़ादी के लिए वक्फ कर रखी है। मैं कश्मीर से बाहर भी रहा तो अपने काज के लिए काम करता रहा और अब मुझे एक और मौका मिल रहा है। मुझे अपने मिशन की कामयाबी के लिए तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं वापस आऊंगा और फिर हम दोनों। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? उसने मेरी बात काट दी। नहीं, मैंने जवाब दिया। अगर कोई जमीनी मिशन होता तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ ना छोड़ता, लेकिन मजबूरी है। उस रोज शाम से जरा पहले एक फोटोग्राफर मेरी तस्वीरें खींच कर ले गया। उसके अगले रोज तरमीज भी कराची पहुंच गया। वो बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिला। हम कश्मीर में कई मार्कों में इकट्ठे रह चुके थे। एक हफ्ते में हमारे पासपोर्ट तैयार हो गए और वीजे भी लग गए। हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। हमें हर तरह की ब्रीफिंग दी जा चुकी थी और जब मैं कल्पना से मिलकर रुखसत होने लगा तो वो वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखें भी भीग गई थी। मेरे दिल में अचानक ही यह ख्याल आया कि मेरे इस मिशन का अंजाम न जाने क्या हो। मैं जिंदा वापस आता भी हूँ या नहीं। मेरे बाद कल्पना का क्या होगा? मैं ये सब कुछ सोचता हुआ कल्पना से रुखसत हो गया। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा हवाई जहाज में बैठा था। मैं देर तक आंखें बंद किए बैठा रहा और अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। परवाज हमवार हुई तो मैंने आंखें खोल दी।